15.15 लाख करोड़ की भारत की सबसे रहस्यमयी कंपनी, क्या यह आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है? एक कंपनी ने 15.15 लाख करोड़ का कारोबार कैसे किया? इतना बड़ा स्कैम सालों तक कैसे छिपा रहा? 15.15 लाख करोड़ की कंपनी का मालिक राजेश मेहता आखिर है कौन? इतना बड़ा स्कैम करके भी कैसे बचता रहा राजेश मेहता? हर्षद मेहता के स्कैम के बाद अब राजेश मेहता का मामला सवालों के घेरे में। राजेश मेहता, आखिर राजेश एक्सपोर्ट्स में हुआ क्या था? नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। एएनए में आपका स्वागत है। जरा कल्पना कीजिए, एक कंपनी 5 साल तक इन्वेस्टर्स को बता रही है कि उसने 15 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है। 15 लाख करोड़, ना कि 15,000 करोड़, ना कि 1 लाख करोड़, पूरे 15 लाख करोड़ से भी ज्यादा। हैरानी की बात यह है कि किसी ने कोई बड़ा सवाल नहीं उठाया। कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड रही, एनालिस्ट उसके आंकड़ों पर रिपोर्ट लिखते रहे, ऑडिटर्स उसके खातों पर हस्ताक्षर करते रहे, बैंक उससे कारोबार करते रहे, देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC उसके लगभग 11% शेयरों की मालिक रही और इन्वेस्टर्स उस कहानी पर भरोसा करते रहे। फिर एक शेयर होल्डर ने एक साधारण सा सवाल पूछा, अगर कंपनी का कारोबार इतना बड़ा है तो उसके कई वित्तीय आंकड़े मेल क्यों नहीं खाते? यहीं से शुरू हुई एक ऐसी जांच जो आगे चलकर भारत के कॉर्पोरेट इतिहास के सबसे बड़े मामलों में से एक बन सकती है। इस कहानी के केंद्र में है राजेश मेहता और इस पूरी जांच के केंद्र में है एक ऐसा आंकड़ा जिसे समझना भी आसान नहीं है। 15.15 लाख करोड़। 3 जून 2026 को सेबी ने राजेश एक्सपोर्ट्स और उसके चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश मेहता के खिलाफ 109 पन्नों का एक अंतरिम आदेश जारी किया। सेबी का आरोप है कि वित्त वर्ष 2020-2021 से 2024-25 के बीच कंपनी द्वारा दिखाए गए लगभग 15.15 लाख करोड़ के रेवेन्यू को गलत तरीके से पेश किया गया, बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया या फिर उसका स्वतंत्र रूप से सत्यापन नहीं हो पाया। यह समझना बहुत जरूरी है कि यह सेबी के आरोप और शुरुआती निष्कर्ष हैं, यह अंतिम फैसला नहीं है। राजेश एक्सपोर्ट्स और राजेश मेहता ने सभी आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि वे अपना जवाब देंगे, लेकिन आरोपों को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि यह कंपनी आखिर है किसकी, कौन है यह कंपनी। राजेश एक्सपोर्ट्स बेंगलोर की एक ऐसी कंपनी है जिसकी स्थापना 1979 में राजेश मेहता और उनके भाई ने की थी। कंपनी सोने को रिफाइन करती है और ज्वेलरी बनाती है। भारत में बहुत से लोग इसके रिटेल ब्रांड शुभ ज्वेलर्स को जानते हैं, लेकिन इस कंपनी को दुनिया भर में पहचान 2015 में मिली जब इसने स्विट्जरलैंड की मशहूर रिफाइनरी वेलकैम्बी को खरीद लिया। वेलकैम्बी को दुनिया की सबसे बड़ी कीमती धातु रिफाइनरों में से एक माना जाता है। इसके बाद राजेश एक्सपोर्ट्स अक्सर भारत की सबसे ज्यादा रेवेन्यू दिखाने जाने वाली कंपनियों में गिनी जाने लगी और यहीं से रहस्य शुरू होता है। जनवरी से मार्च 2026 के केवल 3 महीनों में कंपनी ने लगभग 2.36 लाख करोड़ का रेवेन्यू दिखाया। जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए, भारत की अधिकांश बड़ी कंपनियों से ज्यादा बिक्री, लेकिन इतनी बड़ी बिक्री के बावजूद कंपनी के पास लगभग कोई मुनाफा नहीं था, उल्टा कंपनी ने घाटा दिखाया। और दूसरी तरफ पूरी कंपनी की मार्केट वैल्यू केवल लगभग 3200 करोड़ रुपए थी, यानी एक तरफ लाखों करोड़ों का कारोबार, दूसरी तरफ ना के बराबर मुनाफा और बेहद कम मार्केट वैल्यू। कई इन्वेस्टर्स को यह असामान्य लगना चाहिए था, लेकिन यह स्थिति कई वर्षों तक बनी रही। फिर मार्च 2024 में एक शेयर होल्डर ने सेबी से शिकायत की। शिकायत का विषय तकनीकी जरूर था, लेकिन सवाल बहुत सीधा था। कंपनी अपनी बैलेंस शीट में बड़ी रकम ऐसे दिखा रही थी जो ग्राहकों से मिलने वाली थी, लेकिन वह रकम 2-2 साल से भी ज्यादा समय से वसूल नहीं पाई थी। अकाउंटिंग की दुनिया में इसे एक चेतावनी संकेत माना जाता है। सेबी ने शिकायत को गंभीरता से लिया। जांच शुरू हुई। जांचकर्ताओं की नियुक्ति फॉरेंसिक ऑडिटर को लगाया गया और जो जांच शुरुआत में केवल बकाया रकम की पड़ताल थी, वह धीरे धीरे कंपनी के खातों, विदेशी सहायक कंपनियों, लेन देन खुलासों और कॉर्पोरेट गवर्नेंस तक पहुंच गई। 3 जून 2026 को सेबी ने अपना अंतरिम आदेश जारी किया।
इस आदेश में राजेश एक्सपोर्ट्स और राजेश मेहता के खिलाफ रेवेन्यू अकाउंटिंग, खुलासों, फंड्स के इस्तेमाल, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस और जांच में सहयोग जैसे कई मुद्दों पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रॉयटर्स ने इस मामले को लगभग 159 अरब डॉलर यानी कि करीब 15.15 लाख करोड़ के कथित रेवेन्यू विवाद से जुड़ा मामला बताया है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सेबी को आखिर ऐसा क्या मिला और कैसे एक कंपनी जिसने 5 साल में 15 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार दिखाया, आज इस आरोप का सामना कर रही है कि उसके लगभग पूरे रेवेन्यू पर सवाल खड़े हो चुके हैं। यहीं से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। जैसे जैसे सेबी की जांच आगे बढ़ी, मामला केवल बकाया रकम तक सीमित नहीं रहा। अब रेगुलेटर एक और बड़ा सवाल पूछ रहा था, आखिर इतना बड़ा रेवेन्यू आ कहां से रहा था? और यहीं पर जांचकर्ताओं को पहली बड़ी समस्या दिखाई दी। सेबी के अंतरिम आदेश के अनुसार राजेश एक्सपोर्ट्स के कुल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू का लगभग 90% से 99% हिस्सा उसकी विदेशी सहायक कंपनियों, खासतौर पर स्विट्जरलैंड की वेलकैम्बी से आता दिखाया गया था। पहली नजर में इसमें कुछ असामान्य नहीं लगता। कई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अपनी विदेशी सहायक कंपनियों के जरिए भारी कारोबार करती हैं, लेकिन सेबी का कहना है कि जांच के दौरान जो रिकॉर्ड उसे मिले वे इन आंकड़ों से मेल नहीं खाते थे। रेगुलेटर के अनुसार राजेश एक्सपोर्ट्स ने ग्रुप स्तर पर बहुत बड़ा रेवेन्यू दिखाया, लेकिन जांच के दौरान उपलब्ध वित्तीय रिकॉर्ड इतने बड़े रेवेन्यू का समर्थन नहीं करते थे। रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार सेबी ने पाया कि कंपनी के लगभग पूरे रेवेन्यू का श्रेय वेलकैम्बी को दिया जा रहा था, जबकि वेलकैम्बी के अपने स्टैंड अलोन खातों में रेवेन्यू लगभग 70 मिलियन डॉलर से 100 मिलियन डॉलर के बीच में दिखाई देता था। यही अंतर सेबी की चिंताओं के केंद्र में है। सेबी की आपत्ति सिर्फ यह नहीं है कि आंकड़े बहुत बड़े थे, उसकी मुख्य चिंता यह है कि कंपनी के कंसोलिडेटेड खातों में दिखाए गए रेवेन्यू का स्वतंत्र रूप से सत्यापन नहीं किया जा सका। रेगुलेटर ने बड़े गोल्ड ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग पद्धति पर भी सवाल उठाए। सेबी यह भी जांच कर रहा है कि कहीं रेवेन्यू को इस तरह तो नहीं दिखाया गया जिससे कंपनी का आकार वास्तविकता से कहीं बड़ा नजर आए। सरल शब्दों में कहें तो सेबी यह जानना चाहता है कि क्या राजेश एक्सपोर्ट वास्तव में उतने बड़े पैमाने पर कारोबार कर रही थी जितना वो दावा कर रही थी, या फिर इन्वेस्टर्स के सामने कंपनी की तस्वीर वास्तविकता से कहीं ज्यादा बड़ी दिखाई जा रही थी। सिर्फ यही सवाल अपने आप में बहुत बड़ा था, लेकिन सेबी की चिंता यही खत्म नहीं हुई। अंतरिम आदेश के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के बीच दिखाए गए लगभग 15.15 लाख करोड़ के रेवेन्यू को गलत तरीके से पेश किया गया हो सकता है। सेबी का कहना है कि यह रकम उस अवधि में कंपनी द्वारा दिखाए गए कुल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू का लगभग 99.8% हिस्सा थी। इस आरोप की गंभीरता समझने के लिए एक बात फिर दोहराना जरूरी है। सेबी यह नहीं कह रहा है कि 15.15 लाख करोड़ चोरी हो गए। रेगुलेटर का कहना है कि इस स्तर के रेवेन्यू को गलत तरीके से पेश किया गया, बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया, या फिर उसका स्वतंत्र रूप से सत्यापन नहीं किया जा सका। यह फर्क समझना बहुत जरूरी है। समझ लेने के बाद भी यह आंकड़ा असाधारण बना रह सकता है। कथित रूप से गलत तरीके से पेश किया गया यह रेवेन्यू के देशों की पूरी सालाना अर्थव्यवस्था से भी बड़ा है। भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास की किसी जांच में इतने बड़े आंकड़े बहुत कम देखने को मिले हैं। और सेबी का कहना है कि सवाल सिर्फ कंसोलिडेटेड खातों तक सीमित नहीं थे। रेगुलेटर ने कंपनी के स्टैंड अलोन वित्तीय खातों की भी जांच की। अंतरिम आदेश के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 से 2023-24 के बीच लगभग 12.557 करोड़ के स्टैंड अलोन रेवेन्यू को भी गलत तरीके से पेश किया गया हो सकता है। सेबी का आरोप है कि कंपनी के खातों में गैर वास्तविक लेन देन, सत्यापित न किए जा सकने वाले ट्रांजैक्शंस, बिना पर्याप्त आधार वाली अकाउंटिंग एंट्रीज और अधूरे दस्तावेज मौजूद थे। रेगुलेटर का कहना है कि इन सब ने मिलकर कंपनी के कारोबार, उसके आकार और उसकी वित्तीय स्थिति की एक भ्रामक तस्वीर पेश की हो सकती है। अगर सेबी को सिर्फ इतना ही मिला होता तब भी यह मामला असाधारण माना जाता, लेकिन जांचकर्ताओं का कहना है कि उन्हें इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बातें मिली। सेबी के अनुसार कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस भी थे जिन्हें कंपनी के कारोबार के रूप में दिखाया गया, जबकि वे वास्तव में कंपनी के कारोबार से जुड़े नहीं थे। यही जांच का विषय बनाया गया है और यहीं से हम पहुंचते हैं इस पूरे मामले के सबसे चौंकाने वाले आरोपों में से एक पर। अगर 15.15 लाख करोड़ का आंकड़ा इस पूरे मामले का सबसे बड़ा हिस्सा है, तो अगला सवाल यह है कि आखिर सेबी को शक क्यों हुआ। रेगुलेटर के अनुसार जांच के दौरान उसे कई ऐसे ट्रांजैक्शंस और अकाउंटिंग एंट्रीज मिली जिन्होंने उसके संदेह को और बढ़ा दिया।
सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की, जिसका नाम है एफ्लुएंस। सेबी के अनुसार राजेश एक्सपोर्ट ने एफ्लुएंस के साथ लगभग 11,487 करोड़ की बिक्री और लगभग 11,488 करोड़ की खरीद दर्ज की थी। यह कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। सेबी के अनुसार यह कंपनी की स्टैंडअलोन बिक्री का लगभग 2/3 हिस्सा था, लेकिन जब जांचकर्ताओं ने इस लेन देन की जांच की तो उन्हें एक बड़ी समस्या दिखाई दी। सेबी का कहना है कि एफ्लुएंस ने ऐसे किसी कारोबार की पुष्टि नहीं की। यहीं से मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। सेबी का आरोप है कि ये वास्तविक व्यापारिक लेन देन नहीं थे। रेगुलेटर का आरोप है कि राजेश मेहता की कुछ व्यक्तिगत डेरिवेटिव ट्रेडिंग को कंपनी के कारोबार के रूप में दिखाया गया, यानी जो गतिविधि कथित रूप से व्यक्तिगत स्तर पर हुई उसे कंपनी की बिक्री और खरीद के रूप में दर्ज किया गया। अगर सेबी का यह आरोप सही साबित होता है तो इसका मतलब होगा कि कंपनी के कारोबार का आकार वास्तविकता से बड़ा दिखाया गया। हालांकि राजेश मेहता ने इन आरोपों से इनकार किया, लेकिन सेबी के लिए यह जांच का एक महत्वपूर्ण बिंदु बन चुका है। इसके बाद रेगुलेटर ने कंपनी की कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज पर भी सवाल उठाए। सेबी के अनुसार लगभग 867 करोड़ और 716 करोड़ के विदेशी मुद्रा लाभ यानी फॉरेक्स गेन को बिक्री और खरीद के रूप में दिखाया गया। इसके अलावा म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट से प्राप्त लगभग 204 करोड़ रुपए के ब्याज को भी ऑपरेशनल रेवेन्यू के रूप में दर्ज किया गया। सामान्य दर्शकों के लिए यह तकनीकी विषय हो सकता है, लेकिन सेबी की चिंता सीधी है। अगर किसी कंपनी की वास्तविक बिक्री कम हो और दूसरी तरह की आय को भी बिक्री जैसा दिखाया जाए तो कंपनी का आकार वास्तविकता से बड़ा दिखाई दे सकता है। सेबी का आरोप है कि इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स ने कंपनी की वित्तीय तस्वीर को प्रभावित किया, लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। सेबी के अनुसार कंपनी ने लगभग 2,914 करोड़ रुपए की बहुत पुरानी बकाया राशि को भी अपने खातों से समायोजित करके हटा लिया। रेगुलेटर का आरोप है कि यह प्रक्रिया पर्याप्त खुलासों के बिना की गई, यानी हजारों करोड़ रुपए की ऐसी रकम जो लंबे समय से बकाया थी उसे कैसे और किस आधार पर समायोजित किया गया, यही जांच का विषय बन गया। फिर जांचकर्ताओं का ध्यान पैसे के प्रवाह यानी मनी ट्रेल की तरफ गया। सेबी का आरोप है कि कंपनी के कुछ फंड राजेश मेहता और सिद्धार्थ मेहता से जुड़े व्यक्तिगत बैंक खातों के माध्यम से भेजे गए। रेगुलेटर का यह भी कहना है कि इन ट्रांजैक्शंस का पर्याप्त खुलासा नहीं किया गया। सेबी का यह भी आरोप है कि जहां रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के तौर पर खुलासा जरूरी हो सकता था, वहां ऐसा नहीं किया गया। इसके अलावा रेगुलेटर का कहना है कि ऐसे कुछ मामलों में बोर्ड या ऑडिट कमेटी जैसी संस्थाओं की मंजूरी भी रिकॉर्ड पर दिखाई नहीं दी। सेबी ने इसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा बताया। फिर जांच एक और दिलचस्प मोड़ पर पहुंची, अफ्रीका की कथित सोने की खदानें। सेबी के अनुसार राजेश एक्सपोर्ट्स ने लगभग 1,035 करोड़ के कुछ निवेशों को अफ्रीका की गोल्ड माइंस में निवेश के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन जब रेगुलेटर ने इसकी जांच की तो उसके अनुसार उसे ऐसे दस्तावेज नहीं मिले जिनसे इन निवेशों की स्वतंत्र पुष्टि हो सके। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार सेबी को ऐसे निवेशों के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज नहीं मिले। कंपनी का पक्ष अलग है। कंपनी का कहना है कि ये निवेश विदेशी सहायक कंपनियों के माध्यम से मौजूद हैं और उसके द्वारा बताए गए आंकड़े सही हैं। लेकिन फिलहाल यह भी जांच का हिस्सा है कि इस समय तक जांच सिर्फ रेवेन्यू तक सीमित नहीं रह गई थी। सेबी अब कंपनी के खातों, विदेशी सहायक कंपनियों, कथित गैर वास्तविक लेन देन, अकाउंटिंग पद्धतियों, फंड्स के प्रवाह, निवेशों और खुलासों की जांच कर रहा था। और इसी दौरान एक और सवाल सामने आया, क्या कंपनी जांच में पूरा सहयोग कर रही थी? सेबी का आरोप है कि ऐसा नहीं था। रेगुलेटर के अनुसार जांच के दौरान उसे कई मामलों में अधूरी जानकारी मिली। कुछ मामलों में अलग अलग चरणों में अलग अलग स्पष्टीकरण दिखाई दिए। कुछ वित्तीय जानकारियों को लेकर अलग अलग प्रस्तुतियां दी गई और कई महत्वपूर्ण अकाउंटिंग एंट्रीज के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। आपको याद होगा कि इस जांच की शुरुआत एक शेयर होल्डर की शिकायत से हुई थी। उसके बाद सेबी ने फॉरेंसिक ऑडिट का रास्ता अपनाया, लेकिन रेगुलेटर का कहना है कि उपलब्ध दस्तावेजों और कथित सहयोग की कमी के कारण फॉरेंसिक ऑडिटर भी कंपनी द्वारा दिखाए गए आंकड़ों के केवल एक छोटे हिस्से का ही सत्यापन कर सका। यही वजह है कि अब सेबी ने एक नया फॉरेंसिक ऑडिट कराने का फैसला किया। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। अगर इतने सारे सवाल थे, अगर इतने सारे रेड फ्लैग्स थे, अगर इतनी बड़ी रकमों को लेकर इतना बड़ा संदेह था, तो फिर इतने वर्षों तक किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाया? और यहीं से कहानी एक कंपनी से आगे बढ़कर पूरे सिस्टम तक पहुंच जाती है। इस पूरी कहानी में एक सवाल बार बार सामने आता है, अगर सेबी के आरोपों में दम है तो फिर इतने सालों तक किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाया? याद रखिए, राजेश एक्सपोर्ट्स कोई छोटी या गुमनाम कंपनी नहीं थी। यह शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी थी।
इसके शेयरों में रोज कारोबार होता था। इसके वित्तीय नतीजे सार्वजनिक होते थे। एनालिस्ट इसकी रिपोर्ट लिखते थे। ऑडिटर्स इसके खातों का ऑडिट करते थे। बैंक इसके साथ कारोबार करते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके बड़े शेयर होल्डर्स में LIC भी शामिल थी। सार्वजनिक आंकड़ों के अनुसार LIC के पास राजेश एक्सपोर्ट्स में लगभग 10.8% से लेकर 11% तक की हिस्सेदारी थी। यहीं से इस मामले ने एक राजनीतिक मोड़ भी लिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सवाल उठाया कि अगर सेबी आज इतने गंभीर आरोप लगा रही है तो फिर LIC जैसी बड़ी संस्था को इतने वर्षों तक कोई समस्या क्यों नहीं दिखाई दी। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्या LIC द्वारा इतनी बड़ी हिस्सेदारी खरीदने के पीछे किसी तरह का राजनीतिक प्रभाव था। यह स्पष्ट करना जरूरी है। जयराम रमेश ने जो सवाल उठाए हैं वो राजनीतिक सवाल हैं। अब तक सेबी की जांच या अंतरिम आदेश में ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है जो इन आरोपों की पुष्टि करता हो। लेकिन एक बात जरूर है, इस मामले ने सिर्फ राजेश एक्सपोर्ट्स पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या डिस्क्लोजर्स पर्याप्त थे? क्या ऑडिट प्रक्रिया ने सभी जरूरी सवाल पूछे? क्या इन्वेस्टर्स को पूरी और सही जानकारी मिल रही थी? क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नियमों का पालन हुआ? और क्या संस्थागत निवेशकों ने पर्याप्त जांच पड़ताल की? सेबी के अंतरिम आदेश का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, रेगुलेटर ने इस मामले के कुछ हिस्सों को नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी यानी NFRA के पास भी भेजा है। NFRA देश में ऑडिट और अकाउंटिंग से जुड़े मामलों की निगरानी करने वाली संस्था है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में जांच सिर्फ कंपनी और उसके प्रबंधन तक सीमित नहीं रह सकती, ऑडिट प्रक्रिया भी जांच के दायरे में आ सकती है। इस बीच शेयर बाजार ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। सेबी के आदेश के बाद राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। कंपनी का शेयर अपने उच्च स्तर से लगभग 54% नीचे आ चुका है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी का बाजार मूल्य अपने शिखर से लगभग 28,000 करोड़ तक घट चुका है। सार्वजनिक शेयर होल्डर्स की संपत्ति में लगभग 12,725 करोड़ की कमी आने का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में स्वाभाविक है कि लाखों इन्वेस्टर्स यह जानना चाहते हैं कि आखिर सच क्या है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना बेहद जरूरी है, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असल में यह कहानी अभी शुरू हुई है। सेबी का आदेश एक अंतरिम आदेश है, यह फैसला अंतिम नहीं है। इसमें दर्ज बातें सेबी के आरोप और शुरुआती निष्कर्ष हैं। कानून के अनुसार राजेश एक्सपोर्ट्स और राजेश मेहता को अपना पक्ष पूरा रखने का अधिकार है। राजेश मेहता ने सभी आरोपों से इनकार किया है। रॉयटर्स को दिए गए अपने बयानों में उन्होंने कहा है कि सेबी और कंपनी के बीच जानकारी को लेकर कुछ गलतफहमी है। उन्होंने ये भी कहा है कि कंपनी के वित्तीय आंकड़े पूरी तरह सही नहीं है। राजेश एक्सपोर्ट्स ने यह भी कहा है कि रेवेन्यू को लेकर सेबी ने कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को गलत तरीके से समझा है। अब कंपनी अपना जवाब विस्तृत रूप से देगी, सुनवाई होगी, नए दस्तावेज सामने आ सकते हैं, नया फॉरेंसिक ऑडिट होगा, सेबी आगे और जांच करेगी और उसके बाद ये तय होगा कि अंतरिम आदेश में लगाए गए आरोप अंतिम निष्कर्षों में बदलते हैं या नहीं। लेकिन अभी भी एक तथ्य ऐसा है जो इस पूरे मामले को असाधारण बनाता है। एक लिस्टेड भारतीय कंपनी ने 5 वर्षों में 15.15 लाख करोड़ का रेवेन्यू दिखाया। अब देश का सबसे बड़ा बाजार नियामक सेबी कह रहा है कि इस रेवेन्यू का बहुत बड़ा हिस्सा गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया हो सकता है, बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया हो सकता है, या फिर उसका स्वतंत्र सत्यापन नहीं हो पाया। अगर भविष्य में सेबी के आरोप सही साबित होते हैं तो यह भारत के कॉर्पोरेट इतिहास के सबसे बड़े अकाउंटिंग घोटालों में से एक माना जा सकता है। और अगर ये आरोप साबित नहीं होते तो फिर राजेश एक्सपोर्ट्स को यह समझना होगा कि आखिर सेबी और कंपनी की कहानी में इतना बड़ा अंतर क्यों है। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सबक शायद कुछ और ही है। शेयर बाजार सिर्फ आंकड़ों पर नहीं चलता, वह भरोसे पर चलता है। भरोसा यह है कि कंपनी सही जानकारी दे रही है, भरोसा कि ऑडिटर अपना काम ठीक तरीके से कर रहे हैं, भरोसा कि रेगुलेटर समय पर हस्तक्षेप करेगा और भरोसा कि इन्वेस्टर्स को गुमराह नहीं किया जाएगा। आज राजेश एक्सपोर्ट्स का मामला सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये भरोसे की कहानी है और इस कहानी का अंतिम अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।